वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आर्टिकल 227 के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सेठी साहब, आर्टिकल 227 को बेसिस बनाकर क्या आप ये कहते हैं कि कोई आगे भी कुछ कवानीन को या कुछ आर्टिकल्स को कहा जा सकता है कि गैर इस्लामी है? नहीं, देखिए, अगर इसका सहारा लिया जा रहा है एनआरओ केस में, तो फिर इसकी जब पूरी आप इसको पढ़ते हैं आर्टिकल में, तो उसमें और भी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है ना 227 में। एक तो ये भी लिखा हुआ है कि हर कानून को उस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा जिस तरीके से हर फिरका जो है उसको समझना चाहता है। बिल्कुल। तो यहाँ तो पता नहीं कितने फिरके हैं इस्लाम में, तो क्या फिर हर कानून का जो हर प्रोविजन है, हर आइन का जो हर हिस्सा है, उसको हर फिरके की नज़र से देखा जाएगा? तो ये तो एक बिल्कुल जुडिशल अनार्की हो जाएगी ना। हर बंदा उठ के आएगा, कहेगा नहीं इसको इस तरीके से देखिए, इसको इस तरीके से देखिए। तो क्या जुडिशरी बैठ के अब देखेगी? वो अब एक्सपर्ट्स बन जाएंगे और वो देखेंगे कि और एक ही कानून को 2-10 मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये और क्योंकि 227 में यही लिखा है कि इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम जो है उसको हर फिरका जो है उसके मुताबिक उसको देखा जाएगा या देखना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही एक ख़तरनाक इलाका है कि अगर इसको खोल दिया गया तो ये अदालतों ने अगर ये पार्लियामेंट से ये छीन लिया ये पावर कि क्या इस्लामिक है और क्या नहीं है, तो और फिर उसको इंटरप्रेट किया हर फिरका के मुताबिक, तो ये बहुत मसले बन जाएंगे। इसलिए ये 227 को किस तरीके से अब डिटेल जजमेंट जब आती है तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या तो पुरानी जो जजमेंट्स हैं उसके दायरे के अंदर ही इसको देख लेंगे और नहीं तो ये पुरानी जजमेंट्स को ओवरथ्रो कर देंगे और ओवरथ्रो करके किसी और तरफ डायरेक्शन में निकलेंगे। और वो डायरेक्शन कहाँ ले जाएगा मुल्क को और ये आइन को, वो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर बहुत ही खतरनाक इलाका होगा। सेठी साहब, आर्टिकल 175 का हवाला दिया गया है इस वर्डिक्ट के अंदर। ये भी एक ज़ेर बहस आई है मामला के जुरिस्डिक्शन है बेसिकली वो कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट। मतलब 175 यही कहता ना कि अदालत क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, किसको देख सकती है, किसको नहीं देख सकती, और अदालत को, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से कैसे अलग करना है। इसको रेफर क्यों किया गया? मेरा ये ख्याल है कि इसका भी तल्लुक 227 के साथ ही है कि 175 का सहारा लेके 227 की तरफ जाएंगे, और अगर ऐसे करते हैं तो फिर 227 वो जो 1992 की जो मैंने आपको जजमेंट्स बताई हैं उसको ओवरटर्न करेंगे और ओवरटर्न करके इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो इन दोनों का शायद तल्लक एक दूसरे के साथ हो। दूसरा ये है, जाहिर है वो अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, और अपने जो पावर्स हैं उसको भी डिफाइन करना चाहेंगे। आपने देख ही लिया किस किस्म के पावर्स एक्सरसाइज हो रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव शो डाल रही है कि ये आप हमारे पावर्स की तरफ आ रहे हैं। तो 175 का सहारा लेके शायद वो अपने पावर्स को भी डिफाइन करेंगे विज़-अ-वी द एग्जीक्यूटिव। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं वो डिफाइन करेंगे, हो सकता है वो भी करें और एग्जीक्यूटिव के बारे में भी करें कि ये भी हम आपको कह सकते हैं, ये भी ऑर्डर आपको दे सकते हैं, और आपको ये भी कह सकते हैं, और ये करें और ये ना करें, ये भी हम कह सकते हैं। आर्टिकल 89 का हवाला भी दिया गया है सेठी साहब। वो तो प्राइमरीली एम्पावर करता है सदर पाकिस्तान को टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। हाँ, इसका हवाला क्यों दिया गया? मतलब मुझे यहां भी मुझे खतरा नजर आ रहा है। एनआरओ एक ऑर्डिनेंस था, एक ऑर्डिनेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। ये छोटी बात नहीं है। ऑर्डिनेंस को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल देने के बगैर भी आप काम चला सकते हैं। दूसरे किसी के आपने प्रोमलगेट नहीं किया, जो पहले बात हो रही थी कि पार्लियामेंट के पास नहीं गया 4 महीने, और भी वो प्रोविजंस के ऊपर इसको कर सकते थे, उसको अन इस्लामिक करके ये किया। अब ये 89 में ये ना हो कि ये अपनी डिटेल जजमेंट में ऐसी बात आ जाए कि क्यों इस एनआरओ को बनाया था। क्या प्रेसिडेंट एनआरओ इस किस्म का ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जिसमें ओपन पॉलिटिक्स चल रही हो या इमोरल हो वो? तो प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं ऑर्डिनेंस के, क्योंकि बड़ा सिंपल है ना, 89 में तो लिखा गया जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और प्रेसिडेंट साहब ये समझते हैं कि बड़ी सख्त जरूरत पड़ गई, तो वो उन्होंने कर दिया। सरदारी साहब एक दफा एक्सरसाइज कर चुके हैं। हाँ, तो सख्त जरूरत क्या थी? क्या वो सियासी जरूरत हो सकती है? क्या वो डिस्क्रिमिनेटरी जरूरत हो सकती है? क्या वो इमोरल जरूरत हो सकती है? अगर ऐसी है तो उसको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। तो ये ना हो कि ये जो ऑर्डिनेंसेस आगे जो बनाते हैं प्रेसिडेंट, शायद ये उसको भी रीडिफाइन कर दे सुप्रीम कोर्ट कि आप इस किस्म की सूरत में ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, इस किस्म की सूरत में ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते। और अगर इस किस्म की कंसिडरेशंस हैं, जिस किस्म की कंसिडरेशंस एनआरओ में गई थी, अगर उस किस्म की कंसिडरेशंस हैं तो वो आप ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते। मतलब क्या? अब मैं सिर्फ यही कह सकता हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के दौरान कुछ बातें हुई जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, उससे शायद हमें कुछ पता चले कि किस तरफ शायद इसको लेके चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने पीरजादा साहब, हफीज पीरजादा साहब को यह कहा कि आप 2 किताबें हैं उसके
कुछ एक्सट्रैक्ट्स पढ़े। एक तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आखिरी किताब थी रिकलेक्शंस, जिसमें उन्होंने हवाला दिया कि एनआरओ की निगोसिएशंस कैसे हुई, सियासी निगोसिएशंस, और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम तो एनआरओ चाहते ही नहीं थे, हम तो थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टरशिप चाहते थे कि वो क्लॉज खत्म हो। हमने सोचा था हम अपने केसेस को तो निबट लेंगे खुद ही आके, मगर रास्ता तो हमारा खोला जाए कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने से ना रोका जाए। तो वहाँ उसमें उनका ये ख्याल था कि मुशर्रफ ने वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं दी और एनआरओ की तरफ गया, रास्ता खोलने की कोशिश की। तो उससे ये लगता है कि शायद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी एनआरओ के खिलाफ थी। उसके बाद एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, उसका नाम है रॉन सस्किंड, उसकी किताब भी अदालत में पेश की गई और वहां से भी सुप्रीम कोर्ट को एक्सट्रैक्ट्स पढ़ के सुनाए गए पीरजादा साहब ने, और वहां उसके अंदर भी ये लिखा है कि ये कितना एनआरओ जो है इसके ऊपर क्या लेन देन हुई, किस किस्म की सियासत हुई और इसमें क्या प्रॉब्लम्स थे और क्या नहीं था। मतलब है कि एक सियासी अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्ती का ये इजहार किया गया था एनआरओ। तो ये बातें जो हुई अदालत में, हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट इनका सहारा लेके ये कह दे कि ये एनआरओ इमोरल इसलिए था क्योंकि बेनज़ीर भी नहीं कह दिया था, रॉन सस्किंड की किताब में भी लिखा गया है, उसके बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने भी अब कह दिया कि जी हाँ शायद ये हमसे गलती होगी, हमें एनआरओ नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी बातें लेके तो एनआरओ को जो स्ट्राइक डाउन, तो ये जो 89 का जो हवाला है, जो ऑर्डिनेंस की तरफ इशारा है, ये सारी बातें शायद आगे आ जाएं। सेठी साहब, जो लोग ये कह रहे हैं और अब ये ओपिनियन है लोगों का, अखबारों में भी लिखा जा रहा है, इदारियों में भी लिखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है ये शायद किसी फर्द वाहिद को टारगेट करने के लिए सामने आया है, इसके बारे में क्या ओपिनियन है? क्या ये एक बहुत ही तंगनजरी से देखा जा रहा है इस पूरे जजमेंट को? ये तो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं ना, उन्हें खदशा है कि शायद इस जजमेंट के अंदर जो फैसले आएंगे फिर उनका आगे सहारा लेके तो शायद प्रेसिडेंट साहब को टारगेट किया जाए। ये तो पीपल्स पार्टी वालों का कहना ना, या जो कंस्पिरेसी थेरीज हैं। और आपने देखा कि पिटिशंस, इम्कान यही है, सियासी लोग यही कह रहे हैं कि आगे पिटिशंस आ रही हैं प्रेसिडेंट साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में और उनको छुट्टी कराई जाए वहां से। बिल्कुल, मेरा ख्याल है एक आध पिटिशन आ भी गई है। 248 को तो चैलेंज कर दिया गया है। 248 क्या है? 248 देता है प्रेसिडेंट साहब को इम्यूनिटी अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, मगर सिविल प्रोसिक्यूशन के हो सकती है। 248 दो के तहत क्रिमिनल की उनको इम्यूनिटी हासिल है, लेकिन 248 की जो 4 है सबसेक्शन 4, उसके तहत उनके खिलाफ लीगल जो सिविल प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट हो सकती हैं 60 डेज का नोटिस के। तो हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इम्यूनिटी जो प्रेसिडेंट साहब की जो बात होती है कि वो इम्यून है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक वो प्रेसिडेंट है, उसमें भी कोई गैप्स है। मतलब ये है कि सिविल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ हो सकती हैं, क्रिमिनल नहीं हो सकती, सिविल हो सकती हैं। और वो सिर्फ ये है कि जी 60 डेज का नोटिस दिया जाए और फिर उसके बाद आप शुरू करें। तो सिविल प्रोसीडिंग्स जो है वो क्या हो सकती हैं? उनका कैंडिडेचर चैलेंज हो सकता है। कैंडिडेचर, अब कैंडिडेचर चैलेंज होना, फिर आप वापस 62, 63 की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो 284 को भी अब लिंक कर दिया जाएगा विद 248 को भी लिंक कर दिया जाएगा विद 62, 63। तो ये चैलेंज हो सकता है कि ये प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते थे, इनका किरदार ही अच्छा नहीं था। कोई सिविल पार्टी, मतलब है कि क्रिमिनल नहीं, कोई आप और मैं उठ के ये कह सकता है कि ये इसको, और वो बड़ा वाइड है क्योंकि इसके ऊपर अंदर लिखा गया है कि ड्यूरिंग दी ऑफिस से पहले उन्होंने अगर कुछ ऐसा किया है, ऑफिस के जो जब से उन्होंने प्रेसिडेंट बने उस दौरान उनसे कुछ ऐसा सरजद हुआ है, उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स आ सकती हैं। तो बस फिर अगर बड़ा क्लियर है कि उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स आ सकती हैं तो इम्कान करें कि आएंगी। बिल्कुल, आप तो देख ही रहे हैं जिस तरीके से बात चल रही है। आप ये समझ रहे हैं सेठी साहब कि आर्टिकल 248 की शिक 4 को ग्राउंड बनाया जाएगा या उससे इनिशिएट होगा और फिर शिफ्ट कर दिया जाएगा 63 की तरफ। तो और